मतलब मुस्कुराने के लिए बोला होगा, तो आपको मुस्कुराहट लाने के लिए काफ़ी कोशिश करनी पड़ी होगी। ये उनके कहने का मतलब है। आगे फिर वो बताते हैं कि फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा और विचित्र या अधूरी मुस्कान या मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है। अर्थात वो कहते हैं कि ये जो आप मुस्कुरा रहे हो ये मुस्कान नहीं है बल्कि ये व्यंग्य है। आगे, यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था, शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा भाई चल कहकर बैठ गए होगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता न हो। तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। अर्थात राइटर बताते हैं उनको कि यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि इनको तो दुखी होना चाहिए, लेकिन ये खुद ही इनका जूता फटा है लेकिन फिर भी ये हंस रहे हैं, वो भी दूसरे के ऊपर हंस रहे हैं, ऐसे लग रहा है। और फिर कहते हैं कि फोटो खिंचाना ही था तो आपको कोई ढंग मतलब कि कोई ठीक जूता पहन लेते या नहीं खिंचाते। जब आपकी स्थिति ऐसी नहीं थी, मतलब आपके पास जूते नहीं थे या कपड़े नहीं थे, तो आप रहने ही देते, क्या बिगड़ जाता आपका ना फोटो खिंचवाते तो। और फिर आगे कहते हैं कि आपकी पत्नी ने क्या पता आग्रह किया होगा, बहुत बार बार आपसे कहा होगा, तो इसलिए आप फोटो खिंचाने के लिए तैयार हो गए। और वो बताते हैं मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, मतलब कितना बड़ा ये ट्रेजेडी का मतलब क्या होता है, दुविधा मतलब दुखांत। ये होता है ना कि कितना बड़ा ये दुख का कारण है कि आपकी स्थिति ऐसी है। और फिर आदमी को के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो, अर्थात ये कितनी बड़ी दुख की बात है कि इतनी स्थिति खराब हो गई है कि इनके पास फोटो खिंचाने का भी जूता नहीं है। मैं तुम्हारा ये फोटो देखते हुए तुम्हारे क्लेश को, अर्थात तुम्हारे अंदर का जो दर्द है उसको मैं महसूस करता हूँ और उसको महसूस करके ऐसे लगता है जैसे मैं अभी रो पड़ूंगा, अर्थात मेरे आंसू निकल आएंगे। लेकिन तुम्हारी आंखों का तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। लेकिन आपकी आंखों में देखता हूँ या आपके फेस को देखता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे आप किसी को अपनी इस फोटो के माध्यम से किसी के ऊपर व्यंग कर रहे हो, अर्थात मजाक उड़ा रहे हो किसी का, खुद ही आप मजाक उड़ा रहे हो जबकि आपकी स्थिति ऐसी है। तो इसमें क्या होता है कि मैं रुक जाता हूँ। आगे, तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांग की कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए, गंदे से गंदे आदमी को फोटो की खुशबू देती है। अब वो आगे बताते हैं कि तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते, अर्थात फोटो का क्या महत्व होता है ये आपको पता नहीं है। अगर होता तो आप किसी न किसी से जूते मांग ही लेते। और बताते हैं कि लोग तो मांग की कोट से वर दिखाई का मतलब जो मतलब कि शादी के समय जब वर जो है मतलब कि दूल्हा जो है अपने ससुराल में जाता है, सबसे पहले द्वार पूजा जब होती है तो वही है। इसके बाद फिर और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं, अर्थात एक दूसरे की गाड़ी को मांग लेते हैं और उसी से अपने बारात लेके जाते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक भी मांग ली जाती है, तुमसे जूते भी मांगते नहीं बने। और वो बताते हैं कि तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं। उनके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे राइटर किसी चीज के बारे में संकेत कर रहा है। वैसे तो क्या होता है कि रोड परफ्यूम लगा के मतलब बहुत अच्छे से तैयार होके फोटो निकलवाने के लिए जाते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि जैसे यहाँ पे एक लाइन लिखा कि गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है, अर्थात जो इंसान ऐसा होता है कि उसके कार्य जो होते हैं बहुत ही गंदे होते हैं लेकिन फिर भी वो फोटो बहुत अच्छे से सज संवर के या बहुत अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, या बाकायदे पैंट शर्ट पहन के शूज अच्छा सा पहन के टाई वाई लगा के बहुत अच्छे से फोटो निकलवाता है। उसको देख के ऐसे लगता है जैसे कोई प्रोफेसर हो। ठीक है, भले ही वो कुछ ना हो, कुछ भी नहीं हो, किसी लायक नहीं हो, उसके काम इतने अच्छे भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो फोटो ऐसे खिंचवाता है कि जैसे लगता है कोई प्रोफेसर हो या कुछ और भी, मतलब उसकी फोटो को देख के ऐसा लगता है कि किसी भी अच्छी सर्विस में होगा ही। और तुम तो इतने बड़े साहित्यकार
साहित्यकार थे, इतने बड़े लेखककार थे, आप एक युग प्रवर्तक हो, क्योंकि इनको एक युग प्रवर्तक कहा जाता है। जैसे ये होता है ना कि इन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से एक युग को संवारा था, लोगों के अंदर की जो बुराइयां थी या जो रूढ़िवादिता थी उसको उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया था। तो वही बताते हैं कि आपके साथ तो पता नहीं कितनी उपाधियां लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी तुम क्या है कि इस फोटो का महत्व नहीं जान पा रहे हो। लोग तो इतने गंदे से गंदे कार्य करते हुए भी अपने फोटो को बहुत अच्छे तरीके से निकलवाते हैं। आगे, टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती है। अब देखो यहाँ पे उन्होंने एक कितनी बड़ी बात कही है कि टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में मिलते थे। तो यहाँ पे उन्होंने टोपी और जूते का एक आनुपातिक महत्व बताया कि टोपी जो है वो 8 आने में मिल जाती है और जूता जो है उस जमाने में भी 5 रुपए का मिलता था। ठीक है, यहाँ पे टोपी का मतलब क्या है, वो सर पे पहना जाता है, तो वो एक सम्मान का प्रतीक है। ठीक है, और जूता जो था वो पैर में पहना जाता था, तो उसको तुच्छ समझा जाता था। लेकिन क्या है कि इन्होंने बताया कि लेकिन आज के ज़माने में या पहले भी कि जो लोग सम्मानित लोग होते हैं या जिनके पास पैसा कम होता है उनकी कीमत क्या होती है, हमेशा कम आंकी जाती है। और मान लो कोई जूता पहना है या फिर जूते को उन्होंने कुछ चीज़ से मतलब उसका मतलब निकाला है, लेकिन फिर भी क्या है कि जो बड़े लोग होते हैं मतलब उनका कार्य भले ही छोटा हो लेकिन उनके पास पैसा है तो उन्हें ही बड़ा माना जाता है। भले ही उनके कार्य अच्छे नहीं है लेकिन क्या है कि उनके पास पैसा है, इसलिए हर कोई उनकी इज्जत करता है। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े लेखक थे, साहित्यकार थे, वो क्या करते थे कि जैसे जो महाजन लोग होते थे या फिर जो पहले के जो बड़े लोग होते थे, भले ही उनके कार्य अच्छे नहीं होते थे लेकिन जो जितने भी संत लोग थे, जितने भी कवि लोग थे, जितने भी साहित्यकार लोग होते थे, वो हमेशा उनके मतलब उनके अंडर में ही रहते थे। वो जैसा चाहते थे वैसा इनसे करवा लेते थे। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि पहले के जो कवि लोग थे या जितने भी साहित्यकार लोग थे वो हमेशा राजा की गुणगान ही लिखते थे। मतलब आप देखोगे तो जो उनकी कविताएं पढ़ोगे या और भी, तो उसमें हमेशा वो राजा का बखान ही लिखते रहते थे कि ये राजा इतना बड़ा था, ऐसे कार्य करता था, है कि नहीं। तो वो क्या था, क्योंकि वो उनके अंडर में रहते थे, जबकि वो ज्ञानी थे, राजा से ऊपर थे, उनका ज्ञान बहुत ज्यादा था, लेकिन क्या था कि उनके पास पैसा नहीं था। तो यहाँ पे उन्होंने यही चीज किया है कि जो कुछ लोग होते हैं भले उनके पास पैसा होता है लेकिन क्या है कि उनकी कीमत ज्यादा है, लोग उनकी इज्जत ज्यादा करते हैं। और जो टोपी है वो क्या है, वो सम्मान का प्रतीक है। जैसे महान कवि लोग हुए, संत लोग हुए, ये लोग क्या है, ये टोपी के प्रतीक है। लेकिन क्या है कि इनके पास पैसा नहीं तो इनकी कीमत कम है, अर्थात इनकी कोई कीमत नहीं करता या कोई इनकी इज्जत नहीं करता। दूसरा इन्होंने बताया कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि कितने भी महान लोग होते हैं, कितने भी संत लोग होते हैं, कितने भी बड़े साहित्यकार लोग होते हैं, लेकिन फिर भी जो एक महाजन होता है जो कि कम पढ़ा लिखा है लेकिन उसके पास पैसा है, तो जितने भी ये पढ़े लिखे लोग होते हैं हमेशा उसके आगे वो झुकते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होने का मतलब क्या है कि उनके सामने हमेशा वो झुक जाते हैं, टोपी जो होती है हमेशा उस जूते पे जाके झुक जाती है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि यहाँ तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे, अर्थात तुम्हारे पास ज्ञान था, तुम्हारे पास सम्मान था, मान सम्मान था, लेकिन तुम्हारे पास पैसा नहीं था। तो इसीलिए क्या है कि तुम जो है हमेशा ऐसे लोगों से नीचे ही रहे हो, अर्थात उनके सामने हमेशा झुक गए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यासकार, सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। अर्थात राइटर के कहने का मतलब ये था कि वो कहते हैं कि यह विडंबना मुझे बड़ी इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी, अर्थात आपकी ये स्थिति जो है इसको मैं देख के कभी इतना ज़्यादा दुखी नहीं हुआ जितना आज मैं दुखी हो रहा हूँ कि जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, अर्थात पता नहीं क्या क्या कहे जाते हो, कितना सम्मान आपको मिला हुआ है कि आप महान कथाकार कहलाते हो, उपन्यासकार कहलाते हो, युग प्रवर्तक कहलाते हो, पता नहीं कितने कितने आपको उपाधियाँ दी गई है, लेकिन फिर भी तुम्हारा जूता जो है वो फटा हुआ है। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई महान मतलब उपन्यासकार, सम्राट है, युग प्रवर्तक है या इतना बड़ा कथाकार है, कहानीकार है, तो उसकी स्थिति तो बहुत अच्छी होनी चाहिए थी, उसके पास तो बहुत धन वैभव होना चाहिए था, उसका तो बड़ा मान सम्मान होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। और
आपकी स्थिति कैसी है कि आपकी स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है कि आप एक जूता भी ढंग का नहीं पहन पा रहे हो, आपका जूता भी फटा हुआ है और ऐसे फटे जूते में आप फोटो खिंचवा रहे हो, तो आपकी स्थिति का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी, आप बहुत गरीबी में अपना जीवन जिए हो। तो ये उनके कहने का मतलब था कि जो हमारा आज का समय है या जो पहले का भी समय रहा होगा उसमें क्या था कि मान सम्मान उतना मायने नहीं रखता था, अर्थात लोग किसी को सिर्फ इज्जत दे पाते थे लेकिन उसको उसके हिसाब से उसको कीमत नहीं मिलती थी। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो हमारे कहानीकार होते थे ये इतनी मेहनत करते थे, अर्थात ये या जितना भी भ्रष्टाचार फैला हुआ था इसको ये अपनी लेखनी के माध्यम से उसको सुधारने का प्रयास करते थे, क्योंकि ये लोग ज्ञानी लोग थे, ये क्या होना चाहिए कैसे नहीं होना चाहिए इसको ये अपनी कहानी के माध्यम से या कविताओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते थे, लेकिन फिर भी उसकी उतनी अच्छी कीमत इनको नहीं मिलती थी, जबकि इनको मिलना चाहिए था, क्योंकि ये एक अच्छे मतलब समाज को अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे या समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राजा महाराजा लोग जो थे वो देते थे और उनको इतना पैसा नहीं देते थे। तो इसीलिए जो आज भी वही स्थिति है कि जो राइटर लोग होते हैं उनको उनकी कीमत उतना नहीं मिलती है जितना वो मेहनत करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है।